आइए अप्लाइड मैकेनिक्स में आज हम पढ़ते हैं फ्रिक्शन। और हम आपके पास फ्रिक्शन का लेक्चर 1 लेकर आए हैं कि लेक्चर 1 में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे। देखिए, अप्लाइड मैकेनिक्स में फ्रिक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपके डिप्लोमा के एग्ज़ामों में लगभग आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। अब बहुत ही आसान चैप्टर हैं, तो मान के चलिए कि अगर एक चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपके 5-10 नंबर एकदम आपके फिक्स क्वेश्चन रहते हैं और बहुत छोटे छोटे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और आसान होते हैं। तो आप ये ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा और पूरा फ्रिक्शन या पढ़िएगा। तो सबसे पहले फ्रिक्शन में घर्षण जिसे कहते हैं, फ्रिक्शन होता क्या है। आप जानते हैं कि घर्षण बल वह बल होता है जो किसी पिंड पर लगे बल का विरोध करता है। जैसे मान लें कि दो पिंड एक दूसरे के ऊपर ऐसे फिसल रहे हैं, तो इनके संपर्क तल, इस दोनों पिंडों का जो संपर्क तल है उनके मध्य में विपरीत दिशा में जो बल कार्य करता है उसे बोलते हैं घर्षण बल। इसमें हमने साफ स्पष्ट में हम लिखा साफ स्पष्ट शब्दों में कि जब किसी पिंड पर कोई बल लगाया जाता है तो उस पिंड के संपर्क तल में एक बल विपरीत दिशा में कार्य करने लगता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। और इसे एफ से डिनोट किया जाता है, एफ से प्रदर्शित किया जाता है। यह आप कहोगे घर्षण बल। आप कोई पिंड अगर फेंकते हैं तो उस पर भी घर्षण बल लगता है, क्योंकि पिंड को कुछ दूरी जाने के बाद क्या होता है, रुक जाता है। आप चलते हैं तब भी घर्षण बल कार्य करता है, क्योंकि फ्रिक्शन लगता है। अगर आप कोई गाड़ी चला रहे हैं तो देखते होंगे कि उनमें भी फ्रिक्शन बल काम करता है, क्योंकि अगर गाड़ी पर एक्सीलेटर ना बढ़ाइए तो गाड़ी कुछ दूर जाने के बाद क्या हो जाएगी, आपकी रुक जाएगी। तो भी इस पर भी फ्रिक्शन का आपका प्रभाव पड़ता है। तो इसमें फ्रिक्शन आपका यही होता है, विपरीत दिशा में जो बल आपका कार्य करे बल के अकॉर्डिंग। तो फ्रिक्शन बल इंटरनल फोर्स होता है और जो बल कार्य करता है उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल बोला जाता है। अब देखिए, घर्षण बल दो प्रकार के होते हैं। पहला स्थैतिक घर्षण बल, दूसरा है गतिक घर्षण बल। अब स्थैतिक क्या होता है, इसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। जब कोई पिंड विरामावस्था में होता है तो उस समय जो घर्षण बल कार्य करता है उसे बोलते हैं स्थैतिक या स्टैटिक फ्रिक्शन। मान लें कोई पिंड है, अगर आपने उसको विरामावस्था में रखा है, मान लेते हैं यह पिंड है आपका, इसको ऐसे विरामावस्था में रख दीजिए, तो इस पर भी घर्षण बल लग रहा है। अब इस पर घर्षण बल अगर लग रहा है अपने आप, तो उसे बोलेंगे स्थैतिक घर्षण बल, क्योंकि पिंड क्या है, विरामावस्था में है, पिंड आपका गतिमान नहीं है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, यह पी बल लगाया गया पिंड पर। अब विपरीत दिशा में जो बल लगाया है घर्षण बल है आपका। इस पी की वैल्यू इस एफ से क्या होगा, कम होगा। इस पी का मान एफ से क्या होगा, कम होगा, यानी कि घर्षण बल का मान ज़्यादा है। तो आपका जो पिंड रहेगा वो पिंड क्या रहेगा, स्टैटिक यानी कि विरामावस्था में रहेगा। दूसरा है गतिक घर्षण बल। जब कोई पिंड गतिमान अवस्था में रहता है तो उस समय जो घर्षण बल कार्य करता है उसे गतिक घर्षण बल कहते हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि बाहरी बल P का मान अगर घर्षण बल F से ज़्यादा हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, गतिमान घर्षण बल, यानी कि गतिक घर्षण बल बोला जाएगा। ठीक है ना। अगर P की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, जैसे मान लेते हैं कोई पिंड है, अब यह विरामावस्था में है, अगर हम इस पर धीरे धीरे फोर्स लगाएंगे तो यह पिंड क्या होगा, गतिमान होगा। और जब गतिमान होगा तो इसके घर्षण बल का मान भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो इस P से घर्षण बल का मान क्या है आपका, ज़्यादा है। सॉरी, P की वैल्यू जो हमारी है वह क्या है, ज़्यादा है। किससे, आपका घर्षण बल से, तभी आपका पिंड क्या हो रहा है, गतिमान हो रहा है। 3 कंडीशन इसमें बनते हैं। मान लेते हैं कोई बल लगाएं, पिंड आपका गतिमान नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है इस P की वैल्यू आपकी कम है, किससे, घर्षण बल से। ठीक। सेकंड कंडीशन बनता है आपका गतिक घर्षण बल। आप पिंड पे बल लगाएं, पिंड क्या हो गया, गतिमान हो गया। ठीक, यानी कि P की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, किससे, आपका घर्षण बल से। थर्ड कंडीशन बनता है कि आप पिंड पे बल लगा रहे हैं और तुरंत आपका पिंड आपका मोशन यानी कि गति होने वाला है। तो जब पिंड पे कोई बल लगाया जाता है, अब पिंड जब स्थैतिक से गतिमान में कन्वर्ट होता है, यानी कि स्थैतिक से गतिमान में बदलता है, तो उस समय जो घर्षण बल लगता है उसे हम बोलते हैं चरम घर्षण बल। तो देखिए यहाँ पे चरम घर्षण बल भी अभी हम आपको बता रहे हैं।
तो सबसे पहले आप गति घर्षण बल समझ गए। यह दो प्रकार के होते हैं, एक रोलिंग घर्षण बल होता है, एक स्लाइडिंग घर्षण बल होता है। अब रोलिंग क्या होता है, अगर पिंड क्या हो रहा है, रोल हो रहा है, कोई पिंड अगर रोल हो रहा है उस समय जो घर्षण बल लग रहा है उसे रोलिंग घर्षण बल बोलेंगे। लेकिन अगर पिंड क्या हो रहा है, स्लाइडिंग, यानी कि उस पर स्लाइडिंग हो रही है ऐसे, तो उस समय जो घर्षण बल लगेगा उसे बोलेंगे स्लाइडिंग घर्षण बल। तीसरा आपका है एक पॉइंट आपका चरम घर्षण बल, जिसे बोलते हैं लिमिट फ्रिक्शन फोर्स। जब कोई पिंड जैसे ही चलने वाला होता है तो उस समय जो घर्षण बल कार्य करता है उसे बोलते हैं चरम घर्षण बल बोला जाता है। तो हमेशा गति घर्षण बल का मान सबसे ज़्यादा होता है, गति घर्षण बल का मान क्या होता है, कम होता है, लेकिन स्थैतिक घर्षण बल का मान क्या होता है, ज़्यादा। किससे, आपका बाहरी बल से। क्या हो गया आपका 3 पॉइंट आपकी। अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे घर्षण के नियम। आइए पढ़ते हैं घर्षण का नियम क्या क्या होता है। देखिए फ्रिक्शन के नियम क्या क्या हो सकते हैं। पहला नियम है, यदि किसी पिंड पर लगे बल P का मान घर्षण बल F के हमेशा क्या रहता है, विपरीत दिशा में होता है। यानी कि किसी पिंड पर जो बल लगा होता है, जैसे मान लेते हैं यह पिंड है, इस पे P बल बाहरी लगा रहे हैं, तो हमेशा घर्षण बल का मान क्या होगा, अपोजिट, विपरीत डायरेक्शन में उत्पन्न होगा, इस P के डायरेक्शन में। आई बात समझ में। दूसरा पॉइंट है, यदि किसी पिंड पर बल का मान अधिक होने पर घर्षण बल का मान उतना ही भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। मान लेते हैं किसी पिंड पे बल बढ़ा रहे हैं तो एक फ्रिक्शन बल भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। बल बढ़ाएंगे तो ये भी बल क्या होगा, फ्रिक्शन बल आपका बढ़ने लगेगा। तीसरा पॉइंट है, किसी पिंड का भार अधिक होने पर घर्षण बल भी अधिक होगा। ऐसे मान लेते हैं कोई पिंड है, अगर इस पिंड का भार 5 किलो का है, लेकिन मान लें यहाँ पे कोई पिंड है, इस पिंड का भार क्या 15 किलो का है, तो घर्षण बल का मान सबसे ज़्यादा किस पे लगेगा, इस 15 किलो वाले पिंड पे ज़्यादा लगेगा इसकी अपेक्षा। क्योंकि पिंड का वेट ज़्यादा है तो घर्षण बल ज़्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि हमें बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जब इस P की वैल्यू हम ज़्यादा लगाएंगे पिंड को सरकाने के लिए, तो फ्रिक्शन बल का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा, यानी कि घर्षण बल का मान भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे P क्या करेंगे, कम लगाएंगे, तभी पिंड क्या होगा, गतिमान होगा। क्यों, क्योंकि पिंड का वेट क्या है, कम है, 5 ही kg का है, तो यहाँ पे घर्षण बल कम लगेगा। चौथा पॉइंट है, घर्षण बल रफनेस पर डिपेंड करता है। जैसे कोई सतह है ज़्यादा रुक्ष है, मान लेते हैं कोई सतह ज़्यादा रुक्ष है, तो उस पर घर्षण बल क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। लेकिन कोई सतह प्लेन है, समतल है, जैसे आप देखेंगे कि शीशे की सतह पे चलना क्या रहता है, कठिन रहता है, लेकिन जमीन या किसी रुक्ष सतह पे चलना क्या रहता है, आसान रहता है। क्यों, क्योंकि शीशे पर घर्षण बल का मान कम लगता है, लेकिन रुक्ष सतह पे घर्षण बल का मान क्या होता है, ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे समझाया गया है, घर्षण बल रफनेस पे डिपेंड करता है। कैसा रफनेस है, खुरदुरा है कि चिकना है, तो खुरदुरा है तो घर्षण बल ज़्यादा होगा, अगर चिकना है तो घर्षण बल कम होगा। पांचवा पॉइंट है, किसी पिंड का गति अधिक होने पर घर्षण बल क्या होता है, कम हो जाता है। अब देखिए पिंड का गति से क्या निर्भर करता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई गाड़ी है, मान लेते हैं आप बाइक चला रहे हैं, आप बाइक अगर मान लेते हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटा ले जा रहे हैं, उस समय अगर ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी क्या हो जाएगी, आपकी रुक जाएगी, क्योंकि घर्षण बल तुरंत काम करेगा, गाड़ी आपकी रुक जाएगी। अगर अचानक ब्रेक लगाते हैं तभी आपकी गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अगर कम स्पीड में है गाड़ी, तब मान लेते हैं कम स्पीड में गाड़ी है और अचानक ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, क्योंकि इस पर घर्षण बल तुरंत क्या हो जाता है, लग जाता है। लेकिन उसी गाड़ी की स्पीड अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो और आप उतना ही ब्रेक लगाइए रोकने के लिए, तो आपकी गाड़ी रुकेगी नहीं, आपकी गाड़ी क्या हो जाएगी, फिसल जाएगी। क्यों, क्योंकि घर्षण बल वहाँ पे क्या हो रखता है, आपका देरी से लगता है। आई बस है, यानी कि घर्षण बल वहाँ पे लेट लगता है, इसलिए हमारी गाड़ी क्या हो जाती है, आपकी फिसल जाती है। तो गति अधिक होने पर घर्षण बल कम हो जाता है। छठवां पॉइंट है, घर्षण बल पिंड के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। जो घर्षण बल होता है वह पिंड के एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है, म्यू और आर पर। पिंड के घर्षण गुणांक, म्यू क्या है, घर्षण गुणांक, आर क्या है, उस पिंड की प्रतिक्रिया है। देखिए प्रक्रिया कैसे निकालते हैं। ऐसा मान लेते हैं पिंड है, तो पिंड का भार अगर W है तो रिएक्शन R होगा, तो ये पिंड के क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी।
अगर P बल लगा के खींचा जा रहा है तो इसके रफनेस के कारण यहाँ पे एक म्यू और R पे डिपेंड करता है घर्षण बल, तो म्यू इंटू R, जिसे बोला जाता है यफ बराबर होता है म्यू इंटू R। म्यू क्या है? उस रफनेस का गुणांक होता है, जिसे बोला जाता है घर्षण गुणांक कहा जाता है। क्या हो गया? बराबर म्यू R आपका। अब देखिए, आइए पढ़ लेते हैं अगला टॉपिक। घर्षण कोण क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखिए, आपका कोई फिगर हम आपको बना के दिखाएं। या मान लेते हैं कोई सतह है, रफनेस है, या पिंड है। इस पिंड का वेट नीचे W है, भार, इसका रिजल्टेंट R ऊपर काम करेगा। जब भी कोई पिंड किसी मेज पे रखते हैं या किसी सतह पे रखते हैं तो उस पिंड के भार के कारण रिजल्टेंट यानी कि प्रतिक्रिया काम करता है। तो प्रतिक्रिया कितना काम कर रहा है? W का, R काम कर रहा है। इस पिंड पे P बल लगा रहे हैं तो जो घर्षण बल लगेगा वह इधर लगेगा, F बराबर म्यू R, यह काम किया। तो देखिए, दो बल हुआ, एक बल R और एक बल F, घर्षण बल। इन दोनों बलों का एक परिणामी बल भी होगा। वह परिणामी बल कितना होगा? आपका R डैश होगा। जैसे आप लोग पढ़े होंगे बल विश्लेषण में कि दो बल अगर किसी पिंड पे लगा तो उसका परिणामी बल होगा, और उस परिणामी बल का मान होता है R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ये होता है आपका। तो यहाँ पे दो बल है, एक R है, एक F है। इसका परिणामी बल कितना होगा? आपका R डैश होगा। या परिणामी बल प्रतिक्रिया से जितना कोण बनाती है उसे बोलते हैं घर्षण कोण, जिस देखिए यहाँ पे फाई से डिनोट किए हैं, फाई। तो डिफिनीशन क्या लिखेंगे? घर्षण कोण के लिए किसी पिंड पर लगाए गए बल के कारण, उस पिंड की प्रतिक्रिया R यानी कि पिंड की प्रतिक्रिया R तथा घर्षण बल F का परिणामी बल R डैश प्रतिक्रिया बल R से जितना कोण बनाती है, यानी कि R डैश से जितना कोण बनाती है उसे घर्षण कोण कहा जाता है। और हम घर्षण कोण कैसे निकाल सकते हैं? घर्षण कोण निकाला जा सकता है, देखिए कैसे निकालते हैं। यह मान लेते हैं कोई मेज है, या W है, या P बल लगा रहे हैं, या क्या आपका है? R है, या क्या आपका है? R डैश है, या क्या है आपका? घर्षण बल F बराबर म्यू R है। यही कोण होता है घर्षण कोण। अगर लिखा जाए tan फाई बराबर, तो tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या होगा? यह होगा, और इसका बेस क्या होगा? यह होगा। तो जो लंब है यह लंब किसके बराबर होगा? म्यू R के। तो म्यू R बटे आधार यह होगा, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और यह भुजा आधार होती है, और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो म्यू R बटे R से R कैंसिल होगा, तो tan फाई बराबर क्या मिलेगा आपको? म्यू। तो घर्षण कोण tan फाई बराबर होता है म्यू, या फाई बराबर लिखेंगे तो tan इनवर्स म्यू हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला टॉपिक है घर्षण गुणांक। घर्षण का कोफिशिएंट ऑफ फोर्स। हम जानते हैं कि जो घर्षण बल होता है यह प्रोपोर्शनल टू प्रतिक्रिया बल R के। तो घर्षण बल F होता है, प्रतिक्रिया R है। अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक स्थिरांक देंगे म्यू, जिसे कहते हैं घर्षण गुणांक। तो म्यू बराबर क्या लिख सकते हैं? F बटे R, तो F बटे R हो जाएगा। तो हम घर्षण गुणांक का डिफिनीशन दे सकते हैं। किसी पिंड का घर्षण गुणांक उस पिंड के घर्षण बल तथा उस पिंड के प्रतिक्रिया के अनुपात की क्या होती है? बराबर होती है। तो आप यह डिफिनीशन आप दे सकते हैं। अगला विश्राम कोण। अब यह टॉपिक आप बहुत अच्छे समझिएगा, विश्राम कोण और घर्षण कोण। लेकिन दो टॉपिक होता है इसमें कोण में, एक होता है घर्षण कोण, और एक होता है विश्राम कोण। कैसे कैसे काम करता है ये हम आपको बता रहे हैं। यदि पिंड क्षैतिज रखी गई है तो यहाँ पे जो काम करेगा यह आपका होगा घर्षण कोण। लेकिन यही पिंड अगर इंक्लाइंड रखा गया है तो इस पिंड के लिए जो कोण बनेगा वह उस कोण को क्या बनेंगे? विश्राम कोण। विश्राम कोण तभी बनेगा जब पिंड क्या हो? इंक्लाइंड हो, यानी कि पिंड आपका दो तलों पे यानी कि एक तल से कुछ कोण पर रखा गया हो आपका। इस कंडीशन में विश्राम कोण होता है Fi, लेकिन इस कंडीशन में Fi क्या होता है? घर्षण कोण होता है। समझ में आ गया? अब देखिए विश्राम कोण के लिए हम दिए हैं। मान लेते हैं कोई पिंड है, किसी नत समतल है। देखिए दो समतल होते हैं, या तो आपका समतल ऐसे हो, इंक्लाइंड हो, 36 से कुछ डिग्री कोण पर झुका हो। जैसे आपकी
सड़क पे जो वक्र होते हैं, मोड़ होते हैं, तो देखेंगे सड़क पर मोड़ देते समय सड़क क्या होता है, अंदर की ओर ढाल बना होता है, तो उसे इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंक्लाइंड प्लेन। बाहरी भाग उठा रहता है और अंदर का भाग क्या रहता है, गिरा हुआ रहता है। तो बाहरी भाग उठा कितना डिग्री, अल्फा डिग्री या थीटा के लिए जो कोण आपको माने, तो थीटा माने तो थीटा डिग्री झुका हुआ है। आई बस इसी प्लेन को थीटा डिग्री उठा दीजिए, यह प्लेन बन गया। इसे नत समतल कहते हैं या आनत समतल। ध्यान दीजिए कि इस पे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो यह पिंड है, पिंड का वेट mg या w यहाँ काम किया है। यह बल घर्षण बल है आपका, यह बराबर म्यू लिख देते हैं। यह प्रतिक्रिया r है, तो प्रतिक्रिया r हमेशा पिंड के लंबवत काम करेगी। अभी देखिए mg के दो घटक होंगे, एक घटक यह होगा, थीटा कोण बनाएगा तो mg cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जा रहा है। एक घटक यह होगा लंबवत, जो बोलेंगे mg sin थीटा। जब कोई जैसे मान लेते हैं mg है, अगर ये थीटा कोण बना रहा है तो थीटा से जो होकर घटक जाता है वह काश में वियोजित होता है, mg cos थीटा। और जो 90 डिग्री कोण पे जाता है लंबवत, उसे कहते हैं mg sin थीटा। ये चीज़ हम आपको यहाँ बताए हैं। तो वर्टिकल के केस में सिग्मा भी बराबर अगर 0 लिखा जाए तो वर्टिकल के केस में लिख सकते हैं, वर्टिकल में कितने बल लगे हैं, r और mg cos थीटा। तो r ऊपर की ओर mg cos थीटा नीचे की ओर, तो r बराबर होगा mg cos थीटा। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं। इसी प्रकार हॉरिजॉन्टल के केस में यह बराबर होगा mg sin थीटा। हॉरिजॉन्टल जितने बल लगे हैं तो यह बराबर mg sin थीटा। अब देखिए यह बराबर होता है म्यू r, तो म्यू r रखिए बराबर mg sin थीटा। r की वैल्यू है तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो म्यू गुणे r का मान है mg cos थीटा, यहाँ रखिए mg sin थीटा ना हो गया। यह mg कट जाएगा, कास को नीचे ले जाइए तो साइन बटे कास क्या बनेगा, tan थीटा, तो म्यू हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर निकालेंगे तो tan इनवर्स, tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स म्यू, क्योंकि 1 बटे tan थीटा को कहते हैं tan इनवर्स कहा जाता है, ये आप लोग जानते हैं। तो यह होता है विश्राम कोण। तो समझ में आ गया, जब इंक्लाइंड प्लेन होगा तो विश्राम कोण होगा, लेकिन यही प्लेन अगर क्षैतिज होता और उस पर पिंड रखा जाता हॉरिजॉन्टल पे, तो कौन सा कोण होता है आपका, घर्षण कोण होता है। अब आइए कुछ न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। ऐसे प्रॉब्लम 1 हम आपके पास लेकर आए, प्रॉब्लम फर्स्ट। तो पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए ले लेते हैं। देखिए प्रॉब्लम फर्स्ट आप लोगों को दिख रहा होगा। एक पिंड जिसका भार 100 न्यूटन है किसी क्षैतिज सतह पे स्थित है। कोई पिंड है उसका भार कितना 100 न्यूटन है, किसी क्षैतिज प्लेन पे स्थित है। यदि इस पिंड पर 60 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाया जाए तो घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। देखिए यह पिंड है किसी क्षैतिज तल पे स्थित है। देखिए क्षैतिज सतह कहेगा तो क्षैतिज प्लेन पे टिकाएंगे पिंड को, लेकिन ये कहता है कि आनत तल या नत तल पर, तो यह आपका तल ऐसे नहीं होता है। तल कैसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, तब पिंड को इस पर टिकाते हैं। तो चूंकि यह नहीं कहा है तो यह कहा है, इस पिंड को टिकाए हैं। इस पिंड का वेट कितना दिया 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। तो रिजल्टेंट ऊपर काम करेगा आर, ठीक, हमेशा इसके लंबवत काम करता है, ऊपर विपरीत दिशा, सॉरी लंबवत नहीं विपरीत दिशा में काम करता है। अब देखिए इस पिंड पे 60 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाया जाता है। तो क्षैतिज बल कह रहा है तो बल कैसे लगाएंगे क्षैतिज, लेकिन ए बल कहे कि किसी कोण पर, तो किसी कोण पे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्षैतिज कहा है तो कैसे लगाएंगे, क्षैतिज 60 का लगाएंगे। तो घर्षण बल किधर काम करेगा, म्यू आर इधर काम करेगा। अब इसको वियोजित कर दीजिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। तो अगर हम वर्टिकल घटक लेंगे तो आर बराबर होगा 100। अब हॉरिजॉन्टल लेंगे तो म्यू आर या एफ बराबर होगा 60, म्यू आर बराबर 60। तो म्यू गुणे आर का मान 100 है तो यहाँ पुट कर दीजिए। तो म्यू बराबर होगा 60/100, तो बराबर कितना होगा, म्यू बराबर 0.6। इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि म्यू बराबर होता है आपका, अभी आपको बताएं, एफ बाई आर। एफ क्या है, बल है, आर क्या है, बल है। इसका भी यूनिट न्यूटन, इसका भी यूनिट न्यूटन, कट गया क्या बचा, कोई यूनिट नहीं। आई बात समझ में। यह हो गया प्रॉब्लम नंबर आपका फर्स्ट। अब आते हैं सेकंड प्रॉब्लम पर। अब वही बल इंक्लाइंड लगाओ तब क्या करेंगे। देखिए एक पिंड पर 25 किलोन्यूटन का भार 36 से 30 डिग्री के कोण पर लगा है, यानी कि 36 से 30 डिग्री कोण पर। देखिए 30 डिग्री कोण पर हम लगाएं। यदि पिंड एक क्षैतिज मेज पर टिकी हो, देखिए क्षैतिज मेज पर पिंड आपकी टिकी हुई है, तो पिंड का भार ज्ञात कीजिए जहाँ घर्षण गुणांक 0.2 है। इस पिंड का वेट पूछा है, पिंड का वेट कितना होगा,
जब घर्षण गुणांक कितना काम करेगा 0.2। तो देखिए यह पिंड हो गया, यह पिंड 36 से 25 किलो न्यूटन का यह काम किया है। आइए हम आपको समझा देते हैं इसको डिटेल में थोड़ा सा, यहाँ समझ लीजिए। यह पिंड है, इस पे 25 किलो न्यूटन का भार हमारा लगा है 36 से कितने डिग्री कोण पे 30 डिग्री। तो इस पिंड का इस बल का दो घटक होगा, तो जो कोण से जाएगा हॉरिजॉन्टल होगा तो यह होगा 25 का 30 डिग्री, और इसका दूसरा घटक लंबवत जाएगा, यहीं से लंबवत जाएगा, क्या हो जाएगा 25 sin 30 डिग्री। पिंड का वेट नीचे W है, तो इसका प्रतिक्रिया R यही काम करेगा, और घर्षण बल यह बराबर μ यहाँ काम करेगा। एक फिगर हम बना के दिखाएं तो लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल के केस में 25 का 30 डिग्री बराबर μ, 25 का 30 डिग्री बराबर μ। तो देखिए 25 का 30 डिग्री में μ। पहले वर्टिकल घटक ले लेते हैं। देखिए वर्टिकल घटक, तो देखिए वर्टिकल घटक में 25 sin 30 डिग्री और R एक डायरेक्शन में है और W नीचे एक डायरेक्शन में है, तो यह दोनों जुड़ जाएगा और यह W बराबर हो जाएगा। तो 25 sin 30 डिग्री प्लस R बराबर हो जाएगा W, या माइनस W लिखेंगे बराबर 0, तो W इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको तोड़ लीजिए, 25 × 1/2 प्लस R बराबर W, समीकरण नंबर 1 हो गया। वैल्यू पुटअप करके वैल्यू निकाल लीजिए आप। अब हॉरिजॉन्टल केस लेंगे, सिग्मा H बराबर 0, तो 25 का 30 डिग्री बराबर क्या होगा μ, तो 25 का 30 μ हो जाएगा। तो 25 × cos 30 का मान √3/2, μ का मान 0.2 और R का मान आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, तो R बराबर कितना होगा यहाँ से W माइनस 25/2। भाई यार निकालेंगे तो W इधर प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो W माइनस 25/2 आप कैलकुलेशन करके W का मान निकाल लीजिए। किस में आएगा आपका न्यूटन में, सॉरी किलो न्यूटन में आएगा आपका। क्यों? क्योंकि 25 किस में लिए हैं किलो न्यूटन में लिए हैं। तो यह चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। तीसरा प्रॉब्लम लेकर आए हैं, अभी तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए था, अब नत समतल के लिए। देखिए नत समतल के लिए लेकर आए हैं तीसरा प्रॉब्लम। इसमें दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर एग्जाम में। सेम इसी टाइप के 5 नंबर का क्वेश्चन आपका हर साल पूछे जाते हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए एक पिंड जो आनत तल पर रखा गया है, इस पिंड का भार 300 न्यूटन है तथा नत समतल का कोण 15 डिग्री है। यदि पिंड पर 160 किलो न्यूटन का क्षैतिज बल लगाकर पिंड को ऊपर की ओर गतिमान कराया जाए तो घर्षण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। आइए हम इसको आपको समझा देते हैं। घर्षण गुणांक पूछा है, कह रहा है कि कोई आनत तल है, जैसे हम आप फिगर यहाँ बना दे रहे हैं, यह कोण कितना दिया 15 डिग्री। पिंड कहाँ रखा गया, यहाँ पिंड रखा गया है, तो इस पिंड का वेट कहाँ काम करेगा, नीचे काम करेगा। W कितना दिया है 300 न्यूटन। ठीक, कहा जा रहा है कि इस पिंड को ऊपर चलाने के लिए एक क्षैतिज बल लगाए हैं। क्षैतिज बल देखिए दिया है, क्षैतिज बल 160 न्यूटन का। तो क्षैतिज बल कैसे लगाएंगे हम, इसके पैरेलल लगाएंगे 160। यही कह सकता था कि यह जो बल लगाया गया है, अगर नत या नत तल होता है या क्षैतिज तल होता है, अगर नत तल के समांतर कहता तो ऐसे बल लगाते। तो क्षैतिज का रहा है 160 किलो न्यूटन का बल, ये न्यूटन का बल हम ऐसे लगाएंगे। आई बस हमें तो बताइए 160 का लगेगा, तो अगर यह 15 डिग्री है क्षैतिज से, तो ये भी इसका भी इस नत तल के समांतर या जो जाएगा रेखा या कितने डिग्री का कोण बनेगा, 15 डिग्री का बनेगा। आई बात समझ में। अब इस पर हम एक ऐसे इस वाले सतह पे एक लंबवत घटना डालेंगे रेखा, जैसे इसके लंबवत यह रेखा है, इस तल के लंबवत यह है, ऐसे आनत तल के लंबवत आपका यह होगा। तो इसके तल के और इसके तल के बीच में जो कोण बनेगा वो कोण कितना होगा 15 डिग्री। जो कोण यह बनता है वही कोण ये भी बनेगा, सेम वही कोण आपका यहाँ पे भी बनेगा। ठीक, अब इस नत तल के लंबवत एक प्रतिक्रिया काम करेगा, क्योंकि पिंड किस पे रखा गया, नत तल पर रखा गया। तो जब पिंड पे नत तल पर रखा हो तो उसके लंबवत प्रतिक्रिया होगा, लेकिन जब पिंड क्षैतिज तल पर रखा हो तो उसके लंबवत प्रतिक्रिया होगा। क्या होगा R। पिंड ऊपर की ओर चलाया जा रहा है तो घर्षण बल जो काम करेगा μ वह नीचे काम करेगा, क्योंकि विपरीत दिशा में काम करेगा। अब इसको घटक को चेंज कर लें, 160 15 डिग्री के कोण पे लगा दिया होगा 160, तो थीटा पे जा रहा है, थीटा से होके जा रहा है ना, 15 डिग्री। और दूसरा घटक यह होगा 160 sin 15 डिग्री।
डब्लू को भी यूजित कर लीजिए। क्या होगा डब्लू कास 15 डिग्री, क्यों? क्योंकि यह थीटा यहाँ बन रहा है तो थीटा सो के जा रहा है, और दूसरा जो लंबवत जाएगा इसके यह घटक जाएगा तो यह होगा डब्लू कास डब्लू साइन 15 डिग्री। यहीं पे हम बना के दिखाएं। देखिए इसका घटक 2, एक 300 कास 30 डिग्री, 30 डिग्री नहीं 15 डिग्री, सॉरी 15 डिग्री है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ लग रहा है गलती हो गया था। 15 डिग्री 300 कास 15 डिग्री, 300 साइन 15 डिग्री। इसको चेंज किए तो 160 15 डिग्री, 160 साइन 15 डिग्री। अब वही दोनों केस ले लीजिए, हमेशा इसमें दो ही केस लीजिए, एक वर्टिकल घटक एक हॉरिजॉन्टल घटक। तो पहले हम घटक ले लेते हैं वर्टिकल, सिग्मा भी बराबर 0। तो सिग्मा वर्टिकल में कितने बल लगे? एक आर लगा है और 2 बल नीचे लगे हैं, 160 साइन 15 डिग्री और 300 कास 15 डिग्री। या दोनों एक डायरेक्शन में है या ऊपर के डायरेक्शन में है, तो आर बराबर लिख सकते हैं, या दोनों जुड़ जाएगा। 160 साइन 15 डिग्री प्लस 300 कास 15 डिग्री, समीकरण 1 मान लीजिए। अब हॉरिजॉन्टल ले लीजिए, हॉरिजॉन्टल में या इधर लगा है या दोनों बल एक डायरेक्शन में, तो या दोनों जुड़ जाएंगे, अब बराबर यह हो जाएगा। तो म्यू आर प्लस 300 साइन 15 डिग्री बराबर 160 कास 15 डिग्री। तो म्यू आर बराबर कितना होगा? इसमें से यह माइनस कर दीजिए, यह इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना हो गया आपका? तो म्यू गुणे आर की वैल्यू इतना निकालें, यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। तो आर का मान इतना है, तो आर का मान यहाँ रखेंगे, तो म्यू गुणे 160 साइन 15 डिग्री प्लस 300 कास 15 डिग्री बराबर कितना होगा? यह वैल्यू हो जाएगा, यह वैल्यू लिखती है। अब आगे म्यू बराबर म्यू गुणे है तो म्यू बराबर होगा तो इसके बटे इतना कर दीजिए, तो यह इसके बटे में जाएगा क्योंकि यहाँ पे गुणे में है, तो बराबर किधर जाएगा तो क्या होगा? भागे हो जाएगा। तो म्यू बराबर होगा 160 कास 15 डिग्री माइनस 300 साइन 15 डिग्री बटे 160 साइन 15 डिग्री प्लस 300 कास 15 डिग्री। तो इसकी वैल्यू निकाले हैं तो 76.91 आया है, और इसकी वैल्यू निकाले हैं 331.19 आया है। तो म्यू का मान 0.232, इसका कोई यूनिट नहीं होगा आपका। ये आपका क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देते हैं थ्योरी में। जैसे आपका पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है घर्षण का नियम। घर्षण का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको पढ़िएगा। दूसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़िएगा, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तीसरा आपका घर्षण के प्रकार, और चौथा होता है घर्षण के लाभ तथा हानियाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी आपका, लाभ तथा हानियाँ। और न्यूमेरिकल में या तो थ्योरेटिकल होता है, न्यूमेरिकल के लिए ज़्यादातर इंक्लाइंड सरफेस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप लोग जरूर पढ़िएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे इस टाइप के, जितने टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं उतने टाइप के क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, क्योंकि इस टाइप में कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला यही हो गया, पिंड है, अब बल लग रहा है इसके समांतर, नत्तल के समांतर, अब पिंड नीचे की ओर गतिमान हो रहा है, या रोका गया है, पिंड नीचे की ओर गतिमान हो रहा है, तो म्यू आर ऊपर लगेगा। तो दो ही कंडीशन बनेगा, एक कंडीशन बनेगा जब म्यू आर ऊपर लगेगा तब क्वेश्चन, आई कंडीशन बनेगा जब म्यू आर नीचे लगेगा तब, जब घर्षण बल नीचे लगेगा। तो घर्षण बल नीचे दो ही कंडीशन में लग सकता है, सॉरी एक ही कंडीशन में लग सकता है, जब पिंड ऊपर की ओर गतिमान हो। पिंड ऊपर गतिमान है तो घर्षण बल नीचे, लेकिन अगर पिंड स्थिर है तो घर्षण बल ऊपर, लेकिन अगर पिंड नीचे की ओर लुढ़क रहा है तब भी घर्षण बल कहाँ लगेगा? ऊपर ही लगेगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज में। तो आज का वीडियो बस यहीं तक आपका रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको लेकर आएंगे 2-3 टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन बता देंगे, उसके बाद हम आपको अगला यूनिट शुरू करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके आप हमें उस क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। आप इस चैनल को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद।